चैप्टर 40 बेटा जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम लोगों ने जो प्रोटोजोआ होते हैं उनसे होने वाले रोग जो हैं वो पढ़े हैं हम लोगों ने। मलेरिया उसमें काफी इम्पोर्टेंट था, सीधा बड़ा क्वेश्चन आता है आपके। अभी आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा हेलमिंथेस जो होते हैं उनसे जो रोग होता है उसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। तो हेलमिंथेस के अंदर आप लोगों ने एस्केरिस का नाम सुना होगा। लास्ट ईयर हम लोगों ने स्पॉटिंग जो 11th में पढ़ी थी कि जो नर होता है वो छोटा होता है आकार में, है ना, मादा होती है लंबी होती है, हम लोगों ने डिफरेंसेस देखे हैं ना। तो जो एस्केरीज जो है वो हेलमिंथीज के अंदर आता है। तो उसी तरह से जो कृमि होते हैं ना, गोल कृमि, उनसे होने वाले रोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो कौन कौन से रोग है। पहला है एस्केरीज से होने वाला रोग जो है एस्केरिएसिस वो है। सेकंड आपका जो रोग है वो एंटेरोबिएसिस है। तीसरा है गिनी कृमि रोग, है ना। और चौथा है टीनिएसिस। तो ये चार रोग हैं जो हमें किससे होते हैं, हेलमिंथेस से होते हैं। तो इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है एस्केरिएसिस। नाम है एस्केरिएसिस, मतलब किस हेलमिंथेस से होता है, एस्केरीज हेलमिंथेस से होता है। किससे होता है, एस्केरीज हेलमिंथेस के द्वारा ये उत्पन्न होता है। ये वयस्क की अपेक्षा बच्चों में क्या होता है, ज्यादा रोग होता है। इस कृमि के अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ आते हैं। मतलब ये जो किसी व्यक्ति को अगर एस्केरियोसिस रोग है तो उसमें जो एस्केरीज जो हेलमिंथेस अगर उपस्थित है, रोगी में होगा, ऑब्वियस सी बात है। और वहां पर जो मादा है वो क्या करेगी, अंडे देगी। और ये अंडे जो रोगी व्यक्ति है वो जब मल त्याग करेगा उसके मल के साथ ये अंडे शरीर से बाहर आएंगे और कहाँ मिक्स हो जाएंगे, मृदा, जल, और किसको संदूषित कर देंगे, पौधों को भी संदूषित कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं। संदूषित जल भोजन के ग्रहण करने से स्वस्थ मनुष्य में संक्रमण क्या होता है, हो जाता है। जैसे ये व्यक्ति ए है, ये रोगी है, ठीक है। अब ये इसके अंदर एस्केरीज जो हेलमिंथेस है वो है। अब इसके अंदर ये जब क्या करेगा, मल त्याग करेगा, तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे, मल के साथ क्या आ जाएंगे, अंडे आ जाएंगे, ठीक है। अब ये अंडे सपोज करो जल में मिक्स हो गए, मिट्टी में मिक्स हो गए, तो इनसे जो अंडों से निकलने वाले जो एस्केरीज है, नए जो जीवाणु, नए जो हेलमिंथेस है, वो क्या करेंगे, ये अंडे हैं इनसे इस जल में मिक्स हो जाएंगे। ये नए जो परजीवी है वो जल के अंदर आ जाएंगे। अब इस जल को अगर स्वस्थ व्यक्ति पीता है तो उसके शरीर में भी चले जाएंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। कभी कभी आंत की उपकला को छेद कर रुधिर प्रवाह में पहुंच जाते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, आंत जो होती है उस आंत की क्या कर देते हैं, उपकला को भी क्या कर देते हैं, छिद्र युक्त कर देते हैं। आंत जो होती है, रोगी व्यक्ति है उसकी आंत में क्या कर देते हैं, उसकी जो आंतों की जो अंदर वाली जो लेयर है ना, उसके अंदर क्या कर देते हैं, छिद्र कर देते हैं, जिससे रक्त द्वारा संपूर्ण अंगों, वृक्क, मेरुरज्जु, मस्तिष्क या मेरु पेशियों में पहुंचकर गंभीर हानि पहुंचाते हैं। यानी देखो ये उपकला उत्तक है सपोज आंत का, ठीक है, ये उपकला उत्तक है। अब इसके अंदर धमनी शिरा होगी कि नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर अगर खड्डा करके ये परजीवी इसके अंदर मिक्स हो जाता है, दैट मीन्स ये किसमें मिक्स हो रहा है, ब्लड में मिक्स हो रहा है ना। तो ब्लड में मिक्स होकर ये कहाँ पहुंच जाते हैं, मेरु रज्जु, किडनी आदि पेशियों में भी पहुंच जाते हैं, वहां पे भी हानि, जो हानि है वो पहुंचाते हैं। फुफ्फुसों में इनके रुकने से उग्र रुधिर स्रावी दशाएं विकसित हो जाती है। फेफड़ों में क्या होते हैं, फंस जाते हैं, तो सांस संबंधित क्या आ जाती है, विकार आ जाते हैं। उग्र संक्रमण होने पर ये घातक परिणामों के साथ तीव्र निमोनिया कर सकते हैं। और कई बार ये होता है कि व्यक्ति में अगर फेफड़ों तक पहुंच गए हैं, सांस लेने में तकलीफ शुरू हो गई है, तो कौन सा रोग हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, जहां पर कफ भरना शुरू हो जाता है फेफड़ों में और व्यक्ति सांस नहीं ले पाता, उसकी प्लेटलेट्स जो है ना, वो भी गिर जाती है। कभी कभी इसके संक्रमण के पश्चात ही ज्वर, रक्तहीनता, श्वेताणु पेशीय पीड़ा, आंत्र का अवरोध या इयोसिनोफिलिया जो है वो हो जाता है। मतलब इसकी वजह से व्यक्ति को बुखार आना शुरू हो जाता है। ज्वर मतलब क्या होता है, बुखार, खून की कमी, श्वेताणु
पेशीय पीड़ा यानी मांसपेशियों में दर्द होता है, डब्ल्यूबीसी जो प्लेटलेट्स होती है वो कम हो जाती है ना। इयोसिनोफिलिया जो है, इयोसिन जो है हमारे कोशिकाओं का प्रकार है रक्त के अंदर उपस्थित, उसकी कमी होने लग जाती है, आंत्र अवरोध हो जाता है ना। तो आंत के अंदर जो है पीड़ाएं शुरू होने लग जाती है। तो इस तरीके के जो सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं। वयस्क जंतु प्राय आंत शोथ रोग उत्पन्न करते हैं। वयस्क जो होते हैं उनके अंदर आंत शोथ, शोथ मतलब सूजन, तो आंतों में सूजन आ जाती है। जब ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स यानी जो हमारा अपेंडिक्स होता है पित्ताशय और पित्त नली में प्रवास कर जाते हैं, मतलब ये एस्केरीज जो हेलमिंथीज जो है लंबे लंबे धागे जैसे जीव वो कहाँ पहुंच जाते हैं, हमारे अपेंडिक्स में पहुंच जाते हैं, पित्ताशय में पहुंच जाते हैं या पित्त नली में पहुंच जाते हैं। तो इन अंगों में भी क्या होती है, सूजन आ जाती है। मतलब आंतों की सूजन तो होती है, साथ में अपेंडिक्स, पित्ताशय, पित्त नली में भी सूजन आ जाती है। वयस्क जंतु परपोषी की आंत में स्थित भोजन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये कहाँ रहते हैं, जैसे मैं अगर इससे एस्केरियासिस रोग से ग्रसित हो गई हूँ तो जो इसका रोग कारक है वो कहाँ पाया जाएगा, मेरे शरीर में आंत में पाया जाएगा। समझ में आ गया। ये आंत की भित्ति से रुधिर भी चूसते हैं, आंत की भित्ति से क्या करना शुरू कर देते हैं, रुधिर चूसना शुरू कर देते हैं। ये कृमि विषों को उत्पन्न करते हैं, मतलब इस कृमि के द्वारा कुछ हानिकारक क्या स्त्रावित किए जाते हैं, विष जो है वो स्त्रावित किए जाते हैं। जो तंत्रिकी लक्षण जैसे ऐठन, दौरे, मूर्छा यानी बेहोशी, चीर निंद्रा यानी काफी लंबी नींद है ना, घबराहट आदि उत्पन्न कर रहे हैं। दौरे आना शुरू हो जाते हैं, मांसपेशियों में जकड़न शुरू हो जाती है, बेहोशी हो जाती है, लंबी नींद में चला जाता है व्यक्ति। तो इस तरीके के सिम्टम्स जो है वो एस्केरियासिस के अंदर क्या होता है, देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो इससे सबसे ज्यादा ग्रसित कौन सा है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हो रहा है, यानी आंत हो रही है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हो रहा है, पित्ताशय हो रहा है, पित्त नली इससे प्रभावित हो रही है, फेफड़े इससे संक्रमित हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, निमोनिया व्यक्ति को हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, पेशियों में दर्द हो सकता है, घबराहट हो सकती है। तो ये सारे लक्षण जो है एस्केरियासिस रोग में आपको देखने को मिलते हैं। और इसको फैलाने का माध्यम क्या है, दूषित भोजन और दूषित जल। तो कौन सा रोग कारक है, तो एस्केरीज रोग कारक जो है हेलमिंथीज है, उसकी वजह से एस्केरियासिस रोग हो रहा है। दूसरा जो है हेलमिंथीज से होने वाला रोग है वो है एंटेरोबिएसिस। यह रोग एंटेरोबियस वर्मिकुलेरिस के द्वारा क्या होता है, उत्पन्न होता है। इन कृमियों को पिन अथवा सीट कृमि भी कहते हैं, यानी एंटेरोबिएसिस वर्मिकुलेरिस जो है उनको क्या कहा जाता है, पिन तथा सीट कृमि भी कहा जाता है। मानव शरीर में ये मलाशय के गुदा भाग के किनारे पर स्थित रहते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, देखो हमारी बड़ी आंत का सबसे लास्ट पार्ट होता है मलाशय। मलाशय जो है टोटल कितना सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 20 सेंटीमीटर। अब इस 20 का लास्ट का जो 2 से 3 लंबा पोर्शन है वो गुदा कहलाता है, और ये मल द्वार होता है जिससे मल बाहर निकलता है। यानी ये मलाशय है, इसका एंड सीधा क्या है, मल द्वार, जिससे क्या निकलेगा, मल बाहर निकलेगा। तो मल द्वार होता है ना, मल द्वार है, ठीक है। अब इसका 2 से 3 सेंटीमीटर जो लंबा भाग है वो आपका क्या कहलाता है, गुदा कहलाता है ना। तो गुदा जो होता है, यहाँ पर गुदा के चारों ओर क्या शुरू हो जाती है, मतलब इस एरिया में खुजली आती है, ठीक। फिर है भूख कम लगती है, नींद नहीं आती है ना। बच्चों को होती है ना, बच्चों को खुजली आती है गुदा भाग में, नाइट के टाइम अधिकतर आप देखते होंगे मीठा खाने से ज्यादातर। तो ये एक्चुअली एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस से होता है। उसके बाद इस रोग के कारण गुदा के चारों ओर खुजली होती है, भूख कम लगती है, नींद नहीं आती, सोते समय बालक दांत पीसता है, मतलब दांतों को ऐसे 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 रगड़ना शुरू कर देता है, आपस में बजाता है, दांत बजाता है, बिस्तर में पेशाब कर देता है। लड़कियों में ये कृमि योनि में प्रवेश कर वेजिटेनिस जो रोग होता है, यानी योनि से संबंधित जो रोग है वो उत्पन्न कर देता है, अगर ये लड़कियों को ग्रसित करता था। तो ये हो गया हमारा एंटेरोबिएसिस। फिर है गिनी कृमि रोग। ये ड्रैकनकुलस के द्वारा क्या होता है, उत्पन्न रोग है। इसे गिनी कृमि या नारू रोग के नाम से जाना जाता है। 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा नारू रोग है ना, तो इसको जो है गिनी कृमि या नारू रोग कहा जाता है। और ये किससे होता है, ड्रैकनकुलस मेंटिनेसिस जो रोग कारक होता है उसकी वजह से हमें क्या होता है, नारू रोग होता है। ये मनुष्य में अवतत्व उत्तकों विशेषतः बाहों, टांगों और कंधों की त्वचा की परतों के नीचे रहता है। कहाँ रहता है,
हमारे जो टांग, बाहें और कंधे जो होते हैं, उनकी जो त्वचा होती है उसके नीचे क्या होता है, ये पाया जाता है, जिन्हें अत्वक ऊतक कहा जाता है ना, तो ऊतकों में पाया जाता है। तो ये देखो, ये हमारा एस्केरीज है, जिससे एस्केरियोसिस रोग हो रहा है। तो ये विभिन्न रोग कारक है, हेलमिंथीज के है ना, ये अलग अलग दिए हुए हैं आपको। तो ये डायग्राम आपके दिए हुए हैं बुक में, ठीक है। अब देखो नारू रोग के अंदर क्या होता है, संक्रमित रोगी में अंडपूर्व मादा भ्रूण को मुक्त करने के लिए जब मुक्त त्वचा से बाहर निकलती है, प्रवास करती है, तो स्थान पर सब खुजली जलन होती है। इस जगह मादा कृमि द्वारा विषैले पदार्थ के द्वारा त्वचा पर एक छोटा फफोला या छाला बन जाता है। ये मादा का अग्र सिरा बाहर निकलता है। देखो क्या होता है, इसको मैं आपको इस तरीके से बोर्ड पे समझा देती हूँ। जो ड्रेकनकुलस मेंटिनेसिस है बेटा, उसकी वजह से कौन सा रोग हो रहा है, नारू रोग हो रहा है। कहाँ पाया जाता है, त्वचा ऊतक, जो हमारी त्वचा होती है उसके नीचे जो ऊतक होता है वहां पर ये मिलता है। सपोज करो किसी व्यक्ति का जो पाँव है ना, इस पाँव के जो है, पाँव के अंदर ये जो मादा है वो पाई जा रही है ड्रेकनकुलस मेंटिनेसिस की। अब इस मादा को, इसको मैं ऐसे बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसको क्या करने हैं, अंडे देने हैं, ठीक है। अब ये अंडे जब भी इसको देने होते हैं तो शरीर में नहीं देगी, इसको बाहर आना पड़ता है ना, जल में अंडे देती है ये। तो शरीर में जो ये शरीर से बाहर निकलेगी इस इंसान की, तो मतलब ये इंसान का सपोज ये पाँव है, इसके अंदर गएगी है ना, तो उसको बाहर निकलना हो तो सबसे पहले ये क्या करती है, एक जगह पे यहाँ पर जहां से बाहर निकलना शुरू करती है वहां पर क्या करती है, ये कुछ पहले खुजली होना शुरू होती है, ठीक है, धीरे धीरे खुजली होना शुरू होती है, फिर ये कुछ विषैले पदार्थ स्रावित कर देती है जिससे खुजली और सूजन बढ़ जाती है, और इस जगह पे क्या होता है, छोटा सा छेद हो जाता है, यहाँ की स्किन में क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा। फिर ये जो मादा है वो धीरे धीरे से अपना मुंह बाहर निकाल लेगी है ना, मुंह बाहर निकाल कर वो बाहर निकलती है, त्वचा से इस तरह से बाहर निकलती है ना। तो यहाँ पर ये बाहर निकलती है तो ऑब्वियस सी बात है कितना दर्द होगा, है ना, दर्द होता है रोगी को। और गांव में लोग क्या करते हैं, ये जैसे ही कृमि बाहर निकला तो ये लकड़ी के सहारे इसको लपेट के, आपने देखा होगा सांप को जैसे लकड़ी लगाई जाती है तो उसके चारों ओर लिपट जाता है, तो वैसे ही इसको चारों ओर लकड़ी से लिपट कर और फिर क्या किया जाता है, लपेट कर फिर इसको क्या खींचा जाता है, तो उससे चांसेस रहते हैं कि क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो उससे क्या होगा, व्यक्ति ज्यादा रोग ग्रसित हो सकता है। तो यहाँ पर जो है ड्रेकनकुलस मेंटिनेसिस जो है वो मादा जो होती है उसको अंडे देने होते हैं, तब वो क्या करती है, बाहर निकलती है बेटा, और बाहर निकलते समय ये अपना मुंह क्या करती है, बाहर निकालती है ना। तो अब देखो इसको इस जगह यहाँ पर वापस संक्रमित रोगी में अंडापूर्ण मादा भ्रूण को मुक्त करने के लिए जब मनुष्य की त्वचा से बाहर निकलने का प्रयास करती है तो उस स्थान पर सर्वप्रथम खुजली और जलन होती है। इस जगह मादा कृमि के द्वारा स्रावित विषैले पदार्थ के कारण त्वचा पर एक छोटा फफोला या छाला बन जाता है एवं मादा का अग्र सिरा क्या होता है, बाहर निकलता है। कृमि की त्वचा से बाहर निकलते समय सामान्य स्थानीय दर्द और सूजन देखी जाती है। तो जहां से मादा जो है वो बाहर निकल रही है तो वहां पर काफी सूजन देखी जाती है। थोड़ा कुछ दिनों में फिर जब मादा निकल जाती है तो जो फफोला हुआ होता है वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। आगे बात समझ में, रोग के उपचार के लिए कृमि को शल्यक्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है, कई बार ऑपरेशन के थ्रू उस कृमि को बाहर निकाला जाता है। गांव में नारू कृमि को जो त्वचा से बाहर निकल रहा है उसे लकड़ी पर लपेट कर सावधानी पूर्वक धीरे धीरे खींचकर बाहर निकाला जाता है। इससे कृमि के टूटकर अंदर ही रह जाने की क्या होती है, संभावना अधिक रहती है। लास्ट रोग है टीनियसिस रोग। यह रोग फीता कृमियों के द्वारा होता है, ये भी एक हेलमिंथीज है। आप लोगों ने फीता कृमि लेब के अंदर इस तरह से देखा होगा, इस तरह से टुकड़े टुकड़े में लंबा उसका शरीर होता है। लास्ट ईयर आपकी 11वीं की बुक के अंदर इसका डायग्राम भी था, है ना, अगर बुक हो तो देख लेना। तो फीता कृमि के द्वारा होता है। इस जो है रोग के लक्षण क्या है कि रोग के कारण रोगी के उदर में पीड़ा होने लगती है, मतलब पेट में दर्द होता है, उसे बार बार वमन होती है, मतलब उल्टी आती है, रक्तहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी खून की कमी हो जाती है, रोगी को भूख अधिक लगती है, अधिक खाने से उसे बदहजमी हो जाती है, भूख ज्यादा लगती है और ज्यादा खाएगा तो उसका डाइजेस्ट जो भोजन है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इसी वजह से फिर उसको उल्टी होती है। परजीवी से उत्पन्न विष पदार्थों से रक्त में इओसिनोफिल कोशिका
कोशिकाओं में वृद्धि एवं तंत्रिका तंत्र में क्या हो जाते हैं, विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो फीताकृमि है ये कुछ विषैले पदार्थ जो है वो स्रावित करता है जो रक्त में बढ़ जाते हैं और रक्त में इओसिनोफिल कोशिकाओं की वृद्धि कर देता है। आगे बात समझ में। इसके बाद लास्ट जो रोग हमारे बचते हैं वो है असंक्रामक रोग। शरीर की इन बीमारियों से संक्रमण नहीं होता, अतः इन्हें असंक्रामक रोग कहा जाता है। असंक्रामक रोग बेटा वो रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति को नहीं फैलते हैं। आगे बात समझ में, यानी अगर मेरे अंदर है तो मेरे अंदर ही होंगे। ठीक है, अब आता है सबसे पहले असंक्रामक रोग के अंदर। असंक्रामक संक्रामक में अंतर क्या है। असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो जिस व्यक्ति को होते हैं उसी के व्यक्ति के अंदर क्या होते हैं, उसी व्यक्ति तक सीमित रहते हैं ना, तो उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। सबसे पहले आता है कौन सा रोग, कैंसर रोग, है ना। कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, हार्ट अटैक हो गया, मोतियाबिंद हो गया, ये सारे रोग कैसे हैं, असंक्रामक है। ऐसे तो ना होता है कि आपके घर में अगर किसी को डायबिटीज है, दादाजी को डायबिटीज है, आपको भी हो गया, नहीं होता है ना, तो इसीलिए वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैंसर की। कैंसर जो है एक्चुअल में क्या होता है, कैंसर का मतलब होता है बेटा एक कोशिका जो होती है हमारे शरीर की, है ना, उसकी कैपेसिटी होती है कि वो विभाजित होती है, नियंत्रण विभाजित होता है, मतलब 1 से 2, फिर इन 2 में क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है कि 4 बनाती है, इस तरह से। तो जो कोशिका विभाजन होता है वो क्या होता है, नियंत्रित होता है। लेकिन इसी कारणवश हमारे मानवों में एक जीन होता है जिसे कहा जाता है ओंकोजीन, है ना। ये ओंकोजीन जो होता है वो किस अवस्था में रहता है, अप्रभावी अवस्था में रहता है। किस प्रभावी में, यानी हमारे अंदर होता है लेकिन अप्रभावी अवस्था में रहता है। और अप्रभावी जो होते हैं वो जीन आपको पता है लक्षण अपने क्या करते हैं, प्रदर्शित नहीं कर पाते। तो हम लोगों के अंदर ये ओंकोजीन जो है, यानी इस जीन की कैपेबिलिटी ये होती है कि ये कोशिका विभाजन को क्या कर देता है, अनियंत्रित कर देता है ना। क्योंकि ये जीन अप्रभावी है तो कोशिका विभाजन कैसा रहेगा, नियंत्रित रहेगा। आगे का समझिए, 1 से 2, 2 से फिर आगे चल के डिवाइड होगा। लेकिन ये जो ओंकोजीन अगर क्या आ जाए, अपने प्रभाव प्रदर्शित करने लग जाए तो क्या होगा, कोशिका क्या करना शुरू कर देगी, अनियंत्रित विभाजन करना शुरू कर देगी। क्यों, क्योंकि करता ही इसी लक्षण को कंट्रोल है, अनियंत्रित विभाजन करना शुरू कर देगी। अनियंत्रित विभाजन कोशिश करेगी तो सपोज ये 1 से 2 तो बनी है, 2 से 4 तो बन रही है ना, लेकिन ये फिर से और डिवाइड हो रही है, तो क्या हो रहा है, नियंत्रित कोशिकाएं डिवाइड हो गई तो कोशिकाओं का क्या बन गया, गुच्छा बन गया, एक गांठ बन गई, इसे बोला जाता है अबूद, है ना। गांठ को क्या बोला जाता है, अबूद। और ये जो कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजित होना है, यही रोग हमारा क्या कहलाता है, कैंसर रोग कहलाता है। आगे बात समझ में, तो कैंसर एक घातक और जटिल रोग है। अगर मान लो स्टार्टिंग स्टेज के अंदर पता चल जाता है तब तो उपचार हो जाता है, अदरवाइज कैंसर का अभी तक पूरी तरह से इलाज संभव नहीं हो पाया है। काफी रिसर्चेस चल रही है, काफी कोशिश कर रहे हैं वैज्ञानिक, लेकिन फिर भी एक जो संपूर्ण इलाज होता है वो नहीं हो पाया है। कई लोग बच जाते हैं लेकिन इसलिए क्योंकि अर्ली स्टेज में क्या होता है पता चल जाता है। अब आता है कि कैंसर जो है अबूत के वर्गीकरण, यानी गांठ जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि कार्सिनोमा कैंसर अलग होता है, ऑस्टियोमा कैंसर अलग होता है, सार्कोमा कैंसर अलग होता है। तो कहाँ पर हो रहा है, जैसे कि कार्सिनोमा कैंसर है तो उपकला कोशिकाओं में उत्पन्न होना, यानी कहाँ की कोशिकाएं डिवाइड हो रही है, हमारी उपकला कोशिकाएं जो हो रही है ना, उपकला उत्तक पड़ा है, एपिथेलियम उत्तक जो क्या करता है, उत्तकों के जो आंतरिक सतह है उसको कवर करके रखता है ना, उत्तकों को कवर करके रखने का क्या करता है, काम करता है। तो वो उपकला उत्तक होता है, हमारे उत्तकों की बाह्य सतह का निर्माण करता है। तो अगर उस उपकला उत्तक की कोशिकाएं जो है वो अनियंत्रित विभाजित करेगी और जो है क्या बनेगा, कोशिकाओं का गुच्छा बन जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, कार्सिनोमा कैंसर कहेंगे। उसके बाद है सार्कोमा, संयोजी उत्तक के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो डिवाइड करके गांठ बनाएगी तो उसे बोलेंगे कार्सिनोमा। फिर ऑस्टियोमा, अस्थियों में बनने वाले अबूत को, यानी जो हड्डियां होती हैं उसकी जो कोशिकाएं हैं, अस्थि मज्जा कोशिका पाई जाती है ना उसके अंदर भी, तो हड्डियों के अंदर जो कैंसर बनता है उसको ऑस्टियोमा कहा जाता है।
आगे बात समझ में। उसके बाद फाइब्रोमा तंतुजन्य ऊतकों में, तंतुजन्य ऊतक कौन से होते हैं बेटा? दो तरीके के होते हैं, आप लोगों ने ऊतक पढ़े हैं। जो एक तो श्वेत कोलेजन तंतु है ना, पीले इलास्टिन तंतु। तो जो तंतुमय ऊतक होते हैं उनके अंदर होने वाला कैंसर, कैंसर क्या कहलाता है? फाइब्रोमा कहलाता है। फिर आता है ग्लायोमा। इस प्रकार का जो ग्लायोमा जो होता है, ग्लायोमा जो कैंसर होता है उसके अंदर तंत्रिका तंत्र व मस्तिष्क के संयोजी ऊतक के अंदर गांठ बनती है, यानी मस्तिष्क की और मस्तिष्क जो हमारा है उसका जो तंत्रिका ऊतक है उसकी कोशिकाएं अनियंत्रित विभाजन करती है और क्या बनाती है? गांठ, है ना। फिर उसके बाद है मेलेनोमा। यह त्वरित गति से बढ़ने वाला रंजक युक्त अबूर्त होता है, मतलब कलरफुल होता है, जो कि त्वचा पर उपस्थित विशिष्ट प्रकार की रंजक अतिवृद्धि से उत्पन्न होता है। ये कैंसर किस वजह से होता है? हमारे त्वचा के अंदर जो है, आपको पता है कि मेलेनिन के कण पाए जाते हैं ना, जो कि त्वचा के रंग को काला या क्या बनाते हैं? कलरलेस बनाते हैं। तो जो रंजक हमारे त्वचा के अंदर पाए जाते हैं उन रंगों की अधिकता की वजह से हमें कौन सा कैंसर होता है? माइलोमा कैंसर होता है। फिर है लिम्फोमा। लसिका गांठों एवं लसिका जो ऊतक होते हैं, लसिका गांठ और लसिका ऊतक, है ना, तो उनके अंदर जो गांठें उत्पन्न होती है उनको लिम्फोमा कहा जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे पास कैंसर जो है उसके अलग अलग प्रकार हैं। तो देखो आप लोगों को यहाँ पर मैं आपके स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। कार्सिनोमा, उपकला कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाली अबूर्त, अबूर्त का मतलब गांठ। गांठ क्या चीज है? कोशिकाओं का समूह जो बनता है वो गांठ है, तो कार्सिनोमा नाम से जाना जाता है। सार्कोमा, संयोजी ऊतक से जो दुर्दम सार्कोमा कहलाते हैं, मध्य जनन स्तरीय रचनाओं से बनते हैं, यानी संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक में भी ऐसे ऊतक जिनका ऐसे अंग जिसका उत्पत्ति किससे हुई है? मध्य जनन स्तर। आपको पता है 3 जनन स्तर होते हैं, मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो मेसोडर्म को क्या बोलते हैं? मध्य जनन स्तर। तो मध्य जनन स्तर से उत्पन्न जो अंग होते हैं जो कि किसके बने हैं? संयोजी ऊतक, तो वहां पर ये कैंसर होता है। फिर है ऑस्टियोमा, अस्थि से बनने वाला। फाइब्रोमा, तंतुजन्य ऊतकों से उत्पन्न। ग्लायोमा, इस प्रकार के कैंसर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र व मस्तिष्क के संयोजी ऊतक से उत्पन्न होता है। मेलेनोमा त्वरित गति से बढ़ने वाला, तेजी से बढ़ने वाला है, रंजक युक्त अबूर्त बनता है जो त्वचा पर उपस्थित विशिष्ट प्रकार की रंजक अतिवृद्धियों से उत्पन्न होता है। लिम्फोमा, लसिका गांठों एवं लसिका संस्थान दूसरे को उत्पन्न होने वाला, लसिका गांठों में होने वाला कैंसर है। अब आता है अनेक लक्षण जिनसे हमें पता चलता है कि उस व्यक्ति को कैंसर है कि नहीं। तो कोई भी सूजन अथवा फोड़ा जो ठीक नहीं होता अथवा ठीक होकर पुनः हो जाता है तो आप समझ जाओ कि कैंसर है। हो सकता है आपको कैंसर है। शरीर में छिद्र से कोई स्राव देता रहता है, मतलब शरीर में कहीं त्वचा में कुछ छिद्र हो जाता है और उससे कंटिन्यू मवाद सा निकलता रहता है, पस सा निकलता रहता है, तो हो सकता है आपको कैंसर है। ऊतकों में पाई जाने वाली कोई गांठ अथवा गांठ जैसी संरचना, है ना, स्तन का कैंसर हो सकती है। अपच आमाशय में होने वाली असामान्यता, यानी आपको डाइजेस्ट सिस्टम सही से वर्क नहीं कर रहा तो भी, अधिक कब्ज बना रहना, अधिक दस्ते लगना या ठीक होकर फिर प्रकट होना, यानी बार बार आपको जो है आपको फ्रेशअप आप सही ढंग से नहीं होते तो उस स्थिति को हम कब्ज कहते हैं। दस्ते ज्यादा लगती है ना, तो इस तरीके की सिचुएशन बार बार होती है। शरीर का वजन घटना, निरंतर कफ और गले की खराबी की शिकायत रहना, तो ये लक्षण अगर देखने को मिलते हैं दैट मींस आपको कैंसर हो सकता है। कैंसर का उपचार क्या है? तो कुछ कैंसरों के प्रति वंशागत सुग्राहिता वाले व्यक्तियों में जीनों का बताने के लिए आणविक जैविकी का प्रयोग होता है। ऐसे जीनों की जांच आवश्यक है जो व्यक्ति को विशिष्ट कैंसर के प्रति प्रवृत्त करते हैं। मतलब क्या किया जाता है, जैसे अभी मैंने बताया कौन सा जीन कंट्रोल करता है? ऑन्कोजीन, है ना। तो जीन के बारे में पता लगाया जाता है कि किस जीन की वजह से हो रहा है ना, तो किस जीन की वजह से कैंसर हो रहा है। तो ये आणविक जैविकी जो होती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, उसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं? डीएनए और जीन के बारे में ही पढ़ते हैं। तो विभिन्न जीनों की जांच के माध्यम से कैंसर का पता लगाया जा सकता है, जैसे कि और भी टेक्निक्स है जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? कैंसर का उपचार कर सकते हैं। जैसे अभी सपोज अगर मैंने बताया कि जो कैंसर है वो किसकी वजह से हो रहा है बेटा? ऑन्कोजीन की वजह से। तो हम क्या कर रहे हैं? उस ऑन्कोजीन को अगर निकाल दे तो क्या हमारी कोशिकाएं अनियंत्रित विभाजन करेगी? नहीं। तो जीन को निकाल देना जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है,
तो वो एक तरीका है जिससे हम जो है आणविक जो जैविक क्रिया है उसके माध्यम से हम कैंसर को ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा तरीका कौन सा है, रेडियोग्राफी। कैंसर की कोशिकाओं को विकिरण के द्वारा अल्ट्रावायलेट रेज, जैसे ये कैंसर की गांठ है ना, ये कैंसर की गांठ है तो इसमें यूवी रेस डालेंगे और ये रेस जो है कोशिकाओं को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। इस तरीके से भी कैंसर का क्या होता है, उपचार होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। इस चिकित्सा में कैंसर का उपचार एंटी कैंसर दवाइयां जो है वो दी जाती है। सेकंड है कीमोथेरेपी। पहला है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में रेडिएशंस मतलब किरणों का प्रयोग किया जाता है कैंसर को ठीक करने के लिए। और दूसरा है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी मतलब केमिकल्स का यानी दवाइयों का यूज किया जाता है कैंसर का उपचार के लिए। आगे बात समझ में। तो जो ये टेक्निक्स अपनाई जाती है कई बार जो होता है शल्य क्रिया के द्वारा भी गांठों को निकाल दिया जाता है ना, तो कई बार ये तीनों क्रिया ही साथ में चलाई जाती है। और आपने देखा होगा कि कैंसर के मरीज जो होते हैं, जैसे युवराज सिंह को हुआ था, जो प्लेयर है हमारा, आपने देखा उसके जो बाल थे बिल्कुल उड़ गए थे, है ना, टकला हो गया था, गंजा हो गया था कैंसर के उपचार के टाइम। क्यों? क्योंकि जब भी कैंसर की जो दवाइयां दी जाती है तो उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसकी वजह से व्यक्ति का जो बाल होते हैं वो क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, जिसको एलोप्सिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलोप्सिया। इंग्लिश में दे रखा है आपकी टर्मिनोलॉजी बालों का झड़ना। तो बालों का झड़ना जो होता है वो हो जाता है। आजकल अधिकांश कैंसर का उपचार शल्य क्रम यानी सर्जरी यानी ऑपरेशन करके किया जाता है। विकिरण चिकित्सा यानी रेडियोग्राफी यानी जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, किरणें होती है ना, उनके प्रयोग के द्वारा कैंसर का इलाज किया जाता है। कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में आर इंटरफेरेंस का भी उपयोग किया जाता है, जो शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र को सक्रिय कर उनके द्वारा कैंसर कोशिकाओं का नष्ट किया जाता है। कैंसर के इलाज के लिए आर इंटरफेरेंस का उपयोग किया जाता है। इंटरफेरॉन क्या चीज होती है बेटा? देखो, जैसे ये कोशिका है ना, ये क्या होती है? कैंसर ग्रस्त हो गई है। कैसे ग्रसित हो गई है? कैंसर से ग्रसित हो गई है ये कोशिका, ये रोगग्रस्त है और कैंसर ग्रस्त है। अब ये यहाँ पर पाया जाता है क्या? हमारा उत्तक द्रव्य, ठीक है। अब ये ग्रसित जो कोशिका है वो कुछ पदार्थों का क्या करेगी? प्रोटीन जो युक्त पदार्थ है उनका स्रावन करेगी। अब ये जो पदार्थ है, ये जो केमिकल है जो प्रोटीन युक्त है, ठीक है, इसे बोला जाता है इंटरफेरॉन। क्या बोला जाता है? इंटरफेरॉन, है ना। अब ये इंटरफेरॉन जो है, जो सभी कोशिकाएं हैं जो रोगग्रस्त नहीं है उनको क्या करेगी? मैसेज देगी, ठीक है, कि भाई ये प्रॉब्लम चल रही है ना, आप अपनी सुरक्षा क्या कर लो, है ना, कर लो, ठीक है। यानी मरते मरते ये कोशिका किसको बचा गई? इसको। अब ये जरूर क्या करेगी? एंटीबॉडी बना लेगी और इस रोग से क्या हो जाएगी? बच जाएगी। तो इस तरीके से इंटरफेरॉन जो होता है वो भी मदद करता है कैंसर कोशिकाओं को नष्ट होने से क्या करता है? बचाता है। तो ये केमिकल जो है वो जो ग्रसित कोशिकाएं हैं वो खुद रिलीज करती है, ताकि दूसरी जो कोशिकाएं हैं, है ना, होता है ना कि माँ मर जाती है लेकिन बच्चे को बचा लेती है, तो वही सिचुएशन है कि ये कोशिका खुद मर जाएगी लेकिन क्या करेगी? बच्चे को सेफ पहुंचा रही है, यानी मैसेज पहुंचा रही है कि भाई तू अपनी रक्षा कर ले। तो ये चीज होती है। तो जो मैसेज होता है वो इंटरफेरॉन होता है। फिर आता है कैंसर। मानव शरीर में कोशिकीय विभेदन नियमित होती है, लेकिन जब कोशिकाओं में नियामक प्रक्रिया खत्म हो जाती है, यानी कोशिका जो मनुष्य की विभेदित होती है वो एक नियमित पैटर्न पर होती है, लेकिन जब अनियंत्रित विभाजन करना शुरू हो जाती है तो यही सिचुएशन हमारी क्या कहलाती है? कैंसर कहलाती है। तो हम लोग देखते हैं आपके बुक के अंदर क्या दिया हुआ है। तो ये तो हो गया रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी कैंसर के उपचार के लिए फिर शल्य क्रम किया जाता है ना, तो ये चीज देख लेना। फिर एक मानव शरीर में कोशिकीय विभेदन नियमित होता है, मतलब नियंत्रित होता है कोशिका का विभाजन, लेकिन जब कोशिकाओं में नियामक प्रक्रिया खत्म हो जाती है, साथ ही संपर्क सदन सामान्य कोशिकाओं के गुण समाप्त होने पर कोशिकाएं अनियंत्रित विभाजन करती है, तो अविभेदित कोशिकाओं का समूह बन जाता है जिसे ट्यूमर कहते हैं। ये आपके 1 नंबर का क्वेश्चन है कि कोशिका जो नियंत्रित विभाजन करती है वो विभाजन होना नियंत्रित नहीं होकर अनियंत्रित हो जाए तो
कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है जिसे ट्यूमर कहते हैं, गांठ कहते हैं। ट्यूमर के दो प्रकार होते हैं, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर प्राय अपने उद्गम स्थल तक सीमित होते हैं तथा दूसरे स्थान पर फैलने की क्षमता नहीं होती है। मतलब ये कोशिका का जो समूह बना है वो अपने ही स्थल पर रहेगा, वो कहीं और नहीं जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसर कहलाते हैं, ये उद्गम स्थल से अन्य भागों तक फैल जाते हैं तथा नया ट्यूमर बनाना प्रारंभ करते हैं। इसको, इस गुण को मेटास्टेसिस कहा जाता है। क्या होता है, देखो, यानी बिनाइन ट्यूमर में तो क्या होता है, जैसे ये कोशिकाओं का समूह बना है वो यहीं पे रहेगा। ठीक है, और दूसरा जो कैंसर है, दूसरा प्रकार कौन सा है बेटा, कैंसर का दूसरा प्रकार है मैलिग्नेंट ट्यूमर, है ना। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, यहाँ से इसका कुछ हिस्सा टूटेगा, जैसे ये हिस्सा टूट गया इसका, ये टूट के रक्त के माध्यम से इस स्थान पर पहुंचा, यहाँ पर भी क्या होगा, कोशिकाओं का नया जो है समूह बन जाएगा। मतलब एक ट्यूमर ये बन गया, एक ट्यूमर ये बन गया, तो ये अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा और वहां पर नया ट्यूमर बना लेगा। तो ये जो गुण होता है उसको मेटास्टेसिस कहते हैं। फिर उसके बाद है कैंसर का हम पता कैसे लगा सकते हैं, है ना। तो कैंसर का निदान जो है वो किस तरह किया जाता है। निदान का मतलब ये नहीं होता उपचार, निदान का मतलब पता लगाना। तो जिन कारकों से सामान्य कैंसर कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें कार्सिनोजेंस कहते हैं। मतलब जिन कारणों से सामान्य कोशिका किसको बदल रही है, अनियंत्रित विभाजित करने वाली कैंसर कोशिकाओं में, तो जिन कारणों से हो रही है उन कारणों को क्या कहा जाता है, कार्सिनोजन कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, ये भौतिक हो सकते हैं, रासायनिक हो सकते हैं और जैविक भी हो सकते हैं। यानी भौतिक में विकिरण आ जाएंगे, रासायनिक कारण जैसे तंबाकू का धुआं हमारे अंदर कैंसर उत्पन्न कर सकता है, करता है, लंग कैंसर, माउथ कैंसर, है ना। उसके बाद जैविक यानी जो हमारे अंदर जीन पाए जाते हैं, यानी ऑन्को वायरस के द्वारा। फिर है पराबैंगनी विकिरण, अनायनिक विकिरण, डीएनए में उत्परिवर्तन कर त्वचा कैंसर क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। जबकि एक्सरे किरण से आयनीकारी विकिरण ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, कैंसर के कारण हो गए। अब देखो कैंसर का निदान, निदान में कैंसर का निदान बायोप्सी या बढ़ती हुई कोशिकाओं की गणना के लिए रुधिर व अस्थि मज्जा परीक्षण पर आधारित है। इसलिए ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर के मामले में बायोप्सी में संदेहजनक ऊतक का एक टुकड़ा लेकर उसके पतले काट कर अभिरंजित कर सूक्ष्मदर्शी से क्या की जाती है, जांच की जाती है। जब कैंसर का पता लगाया जाता है तो क्या किया जाता है, बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी के अंदर क्या होता है, रक्त, जैसे कि ल्यूकेमिया यानी रक्त कैंसर हुआ हो, हड्डी का अगर कैंसर हुआ है तो क्या हो गया कि ऊतक का एक टुकड़ा लिया जाता है। ऊतक का टुकड़ा लेकर उसको क्या किया जाता है, जैसे हमने स्लाइड बनाई थी पिछले साल, तो उस ऊतक के टुकड़े की पतली सी काट करके उसको अभिरंजित करके फिर सूक्ष्मदर्शी में क्या किया जाता है, देखा जाता है। आंतरिक अंगों के कैंसर का पता लगाने के लिए रेडियोग्राफी यानी एक्सरे किरण का प्रयोग किया जाता है। कम्प्यूटेड टोमोग्राफी जो है वो की जाती है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई का उपयोग किया जाता है। एमआरआई में तीव्र चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग व रेडियोग्राफी में एक्सरे किरणों का उपयोग होता है। आगे बात समझ में, एमआरआई में इसका प्रयोग करके हम कैंसर का पता लगाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग किया जाता है। और रेडियोग्राफी में किन किरणों का प्रयोग किया जाता है, एक्सरे किरणों का प्रयोग करके क्या किया जाता है, कैंसर का पता लगाया जाता है। कुछ कैंसर का पता लगाने के लिए कैंसर विशिष्ट प्रतिजनों के विरुद्ध प्रतिरक्षों का भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। मतलब एंटीबॉडी का प्रयोग किया जाता है कैंसर का पता लगाने के लिए। कैंसर के उपचार में अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इनकी जानकारी हमें क्या हो, आरंभिक काल में ही हो जाए, यानी स्टार्टिंग में ही हमको पता चल जाए, तब तो कैंसर का इलाज संभव है, अदरवाइज नहीं है। अबूत बनने के प्रारंभ से ही इन पर नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। मतलब गांठ जो शुरुआत में हुई है, बनी है, तभी हमें पता चल गया तो हम कैंसर को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जब अबूत आसपास अथवा दूरस्थ को प्रभावित करने लगता है तो इसको नियंत्रित यानी कंट्रोल करने, यानी ये जो गांठ है वो आसपास के एरिया को प्रभावित कर देती है, तो कंट्रोल करने में हमें मुश्किल होती है। तो देखो किन किन चीजों से हमें पता लगाते हैं कैंसर का, एक तो बायोग्राफी में, ठीक है, फिर बढ़ती हुई कोशिकाओं की गणना से,
कम्प्यूटेड टोमोग्राफी से, एक्सरे किरण से होने वाली रेडियोग्राफी से, एमआरआई से हम कैंसर का पता लगा सकते हैं। तो ये टेक्निक्स अपनाई जाती है कैंसर का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट असंक्रामक रोग है एलर्जी। एलर्जी संयोजी ऊतक में उपस्थित मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन व सेरोटोनिन के निकलने से उत्पन्न होती है। किसके कारण हमें एलर्जी होती है? हमारे शरीर के अंदर उपस्थित कौन सी कोशिकाएं? मास्ट कोशिकाएं ऊतक में पाई जाती है बेटा, हमारे ऊतक में पाई जाती है मास्ट कोशिका, और मास्ट कोशिकाएं क्या स्रावित करती है? हिस्टामिन और सेरोटोनिन। ये रक्त में दोनों बढ़ जाते हैं तो हमें एलर्जी होती है। वर्तमान में एलर्जी रोग मानव में सामान्य रोग हो गया है। इस रोग में शरीर कुछ रासायनिक एवं भौतिक कारकों के प्रति अत्यंत संवेदनशील हो जाता है। मतलब इस रोग में क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके प्रति हमारा शरीर बहुत ज्यादा क्या होता है, रिएक्शन दिखाना शुरू कर देता है। कुछ जैसे कि क्या क्या है, एलर्जेंस, जिनके प्रति हमारा शरीर जो है प्रतिक्रिया दिखाता है, उन्हें एलर्जेंस कहते हैं। कौन कौन से एलर्जेंस होते हैं? जैसे कि खाद्य पदार्थ हो गए, कुछ लोगों को होते हैं ना बेसन खाते हैं तो शरीर में दाने दाने हो जाते हैं, तो वो बेसन क्या हो गया, एलर्जन हो गया, है ना। खाद्य पदार्थ, दवाइयां, धूल, पुष्प, सुगंध, परागकण, रसायन, सूर्य का प्रकाश, विशेष प्रकार के कपड़े, सर्दी गर्मी आदि में संवेदनशीलता क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ऐसे कारणों को एलर्जेंस कहा जाता है। यानी जिन चीजों से हमें एलर्जी होती है वो क्या कहलाते हैं, एलर्जन कहलाते हैं। इसे उत्पन्न होने वाले रोग को क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। एलर्जन के प्रति बनने वाली एंटीबॉडी किस प्रकार की होती है, IgE प्रकार की होती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन है। एलर्जी के लक्षणों में बहती नाक, छींकना व सांस लेने में कठिनाई शामिल है। कि क्या होता है एलर्जी में, छींकना शुरू कर देते हैं, सांस लेने में कठिनाई होती है। यह रोग सामान्यतः उन लोगों में अधिक होता है जिनमें प्रतिरक्षा की क्षमता कम होती है। ये रोग वंशागत भी क्या है, हो सकता है। फिर आता है नेक्स्ट रोग, श्वास दमा या अस्थमा। ठीक है, ये भी असंक्रामक रोग है। क्या होता है, दमा फुफ्फुसी अवरोधी रोगों का एक उदाहरण है। यह रोग ब्रोंकियोस के संकुचन के कारण उत्पन्न होता है। ब्रोंकियोस क्या होता है, देखो श्वास नली होती है, फिर हमारी क्या होती है, श्वसनी होती है। तो ये जो श्वसनी और सांस नली है ये फेफड़ों में प्रवेश करती है तो क्या कहलाती है, श्वसनी, और ये और डिवाइड होती है तो क्या कहलाती है, श्वसनिका। तो श्वसनी और श्वसनिकाओं के अंदर क्या होती है, ये सिकुड़ जाती है ना, ये सिकुड़ती है तो हमें दमा रोग होता है या अस्थमा जिसको हम कहते हैं। एवं परिणाम स्वरूप रोगी को श्वास लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। श्वास के कारण कष्ट, श्वास यानी श्वास लेना बहुत मुश्किल से उसको श्वास आती है, खांसी आती है, छींके आ जाती है। 30 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को श्वास एलर्जी अति सुग्राहिता के कारण होता है। ये अधिकतर पौधों के परागकण, कई लोगों को अस्थमा अटैक आ जाता है अगर परागकण क्या होता है उसके फेफड़ों के अंदर या सांस नली में चला जाता है तो अस्थमा यानी उसकी जो श्वसनी है और श्वसनिका है वो सिकुड़ जाती है और उसको क्या हो जाता है, एलर्जी उत्पन्न होती है। अधिक आयु के व्यक्तियों में श्वास वायु में उपस्थित नॉन एलर्जिक को धूल धुएं आदि के कारण अस्थमा आता है। मतलब कई लोग जो होते हैं उनको धूल धुआं चला जाए शरीर में तो भी क्या होता है, जो है अस्थमा अटैक आता है। रोग के लक्षण, रोगी की त्वचा पर लाल चकत्ते बन जाते हैं, रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है, त्वचा पर खुजली होने लगती है ना, ये अस्थमा के समय ये सिम्टम्स देखते हैं। रोगी को जुकाम हो जाता है, उसे बार बार क्या आती है, छींके आती है। रोग से बचाव के लिए व्यक्ति को उन सभी वस्तुओं से बचने का प्रयास करना चाहिए जिससे उसे एलर्जी का खतरा होता है। एलर्जी के इलाज से पूर्व ये निर्धारित करना आवश्यक होता है कि किन किन पदार्थों से ऐसा होता है, यानी किन किन चीजों से एलर्जी हो रही है वो ध्यान रखना चाहिए। प्रतिहिस्टामिन, एड्रेनलिन व स्टेरॉइड के उपयोग से एलर्जी के लक्षणों को क्या किया जा सकता है, निरंतर नियमित किया जा सकता है। फिर आता है अतिरिक्त दाब। मानव की धमनियों में रक्त विशेष दाब पर बहता है। आ रही बात समझ में? देखो क्या है, मानव जो है उसका जो मानव के शरीर में रक्त जो है बेटा वो किसमें बह रहा है, धमनियों में। ठीक है, तो धमनियों में जब रक्त बहता है ना, जैसे ये धमनी है और इसमें रक्त बह रहा है, ये रक्त बह रहा है तो ये धमनी की क्या होगा, इस दीवार पर क्या लगाएगा, एक दाब लगाता है। इसे ही हम ब्लड प्रेशर या बीपी कहते हैं, है ना, ब्लड प्रेशर कहते हैं, बीपी कहते हैं, या रक्तचाप जो है वो कहा जाता है। तो ये दो कंडीशन में होता है। एक तो होता है हमारा हृदय जब सिकुड़ रहा होता है तब, जिसे सिस्टोल कहते हैं, है ना, हृदय संकुचन अवस्था में वो
तब दाब की मात्रा अलग होती है। और हृदय जब शिथिल अवस्था में हो, हृदय जब सिकुड़ रहा होता है तब धमनी के अंदर रक्त के दाब की मात्रा अलग होती है। और हृदय जब रिलैक्स हो जाता है तब रक्त की दाब क्या होती है, मात्रा अलग होती है। जब हृदय क्या होता है, सिकुड़ जाता है, मतलब सारा का सारा रक्त कहाँ आ गया है, धमनियों में, तब ये प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। कितना होता है, 120 mmHg, ये मान होता है। आगे बात समझ में। और जब वापस हृदय कौन सी शिथिल अवस्था में होता है तो रक्त क्या होता है, क्योंकि हृदय में है तो 80 mmHg होता है। यानी रक्त जो धमनियों पे दाब डाल रहा है, जो हृदय सिकुड़ा हुआ होगा तब ये दाब होगा कितना, 120 mmHg। और जब शिथिल होगा तब कितना दाब लगेगा, 80 mmHg। आगे बात समझ में। तो ये बीपी जो है नॉर्मल होता है हमारे अंदर। आगे बात समझ। लेकिन इस समय हृदय में प्रकुंचन जो होता है उस समय दाब होता है 120 mmHg, और अनुशीतलन यानी रिलैक्स अवस्था में जो होता है तब दाब होता है 80 mmHg से अधिक होता है। इस तरह इस रोग में हृदय विकास में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। हृदय जो है उसमें जो हृदय की जो पंपिंग पावर है वो बढ़ जाती है। हृदय की पंपिंग पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसे अतिरिक्त दाब कहते हैं। यदि अतिरिक्त दाब अधिक समय तक बना रहे तो निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं, यानी हार्ट फेलियर हो सकता है, ब्रेन जो है स्ट्रोक आ सकता है, वृक्क जो है, किडनी जो है वो क्षतिग्रस्त हो सकती है। यानी जो हृदय जब संकुचित अवस्था में होता है ना, तब जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना हो जाता है, 120 mm से Hg से अधिक हो जाता है। और शिथिल अवस्था में होता है तो 80 mmHg से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं अतिरक्त दाब, यानी हाइपरटेंशन कहते हैं। और ऐसा अगर कंटिन्यूटी में बना रहता है तो ब्रेन जो है स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट फेलियर हो जाए है, किडनी फेल हो जाती है व्यक्ति की। तो यही है हमारा हाइपरटेंशन। फिर है हृदय पेशी रोध लगन। हृदय पेशी रोध गलन जो है, यानी मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन। क्या होता है बेटा, सबसे पहले हृदय पेशी जो होती है, इस रोग को प्रमुख कारण कोरोनरी धमनी में रुधिर आपूर्ति का सहसा कम होना है। जैसे ये हमारा हार्ट है ना, अब हार्ट जो है उसके अंदर आपको पता है धमनी शिरा प्रवेश कर रही है, लेकिन हार्ट एक ऊतक से बना हुआ है, यानी हृदय पेशियों से बना हुआ है ना। तो इसकी खुद की कोशिकाएं जो है, जिस पेशियों से इसका निर्माण हुआ है, उन्हें भी तो ऊर्जा चाहिए। तो उनको ऊर्जा किससे मिलेगी, रक्त में उपस्थित ग्लूकोज से मिलेगी। और ये रक्त जो है इस ऊतक तक, यानी हृदय से हृदय पेशी ऊतक तक पहुंचाने का काम कौन करता है, कोरोनरी धमनी करती है। कोरोनरी धमनी इस हृदय, जैसे ये हृदय है तो इसके इसका निर्माण ऊतकों से हुआ है, इसको भी तो रक्त चाहिए। ऊतक दैट मींस कोशिकाएं, कोशिकाओं को भी पोषण चाहिए सर्वाइव करने के लिए, है ना, ऊर्जा के लिए। तो ये जो रक्त है, ये जो ऊर्जा है वो रक्त पहुंचा रहा है। कौन कौन लेके आ रहा है इस रक्त को, कोरोनरी धमनी लेके आ रहा है। तो कोरोनरी धमनी जो होती है उसके अंदर किसी वजह से ब्लॉकेज आ जाता है तो ये रक्त यहाँ तक नहीं पहुंचेगा। आगे बात समझ में। तो ये जो सिचुएशन बनती है उसकी वजह से जो रोग होता है वो होता है हृदय पेशी रोध गलन। ठीक है, देखो बेटा क्या होता है इसके अंदर। हाँ, इस रोग का प्रमुख कारण कोरोनरी धमनी में रुधिर आपूर्ति का सहसा कम हो जाना है। हृदय पेशी के जिस भाग पर रुधिर नहीं पहुंचता वहां ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होती। अगर रक्त नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, परिणाम स्वरूप हृदय पेशियां वहां की कार्य नहीं कर पाती, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ऊर्जा क्या करती है, ग्लूकोज टूटता है और ऊर्जा बनती है। तो रक्त नहीं पहुंच रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही और हृदय की पेशियां काम करना बंद कर देगी। इस प्रकार से मृतप्राय हो जाती है। हृदय पेशी रोग जो रोग गलन को हृदय दौरा यानी हार्ट अटैक का पर्याय नाम कहा जाता है, यानी हार्ट अटैक का दूसरा नाम माना जाता है इसको। अंतरोध का प्रमुख कारण कोरोनरी वाहिनियों में चकता बनना, थ्रोम्बस का निर्माण, विमाणु का सक्रिय या समुच्चयन तथा वाहिकाओं में एरिथ्रोस्क्लेरोसिस उत्पन्न हो जाना है। क्या हो जाता है, क्यों होता है ये सब,
क्योंकि धमनी के अंदर जो हमारी कोरोनरी धमनी है उसके अंदर किसी प्रकार का जो है जो आरबीसी है वो गुच्छा बना लेती है ना, या जो थ्रोम्बिन प्रोटीन है वो गुच्छा बना लेता है, तो रक्त आगे जा नहीं पाता और हृदय की जो ऊतक है उसको, उसकी कोशिकाओं को एनर्जी नहीं मिल पाती और पेशियां काम करना यानी हृदय धड़कना बंद कर देता है और उसको हार्ट अटैक कह देते हैं हम। वृक्ष, इसके लक्षण क्या है? वृक्ष यानी छाती में तेज दर्द होना, सामान्य 30 या इससे अधिक मिनटों तक दर्द रहता है। दर्द के साथ साथ रोगी को मितली यानी उल्टी आती है, सांस लेने में रुकावट होती है ना, हृदय शूल के समान ही शरीर में फैलती है, यानी बहुत तीखा दर्द होता है, कांटा चुभ रहा हो ऐसा। तीव्र हृदय पेशी रोध गलन हो जाने पर रोगी की ज्यादा तीव्र गति से इस तरीके की चीज होती है तो रोगी मर जाता है। फिर आता है वात स्फीति, एम्फाइसीमा। यह रोग भी मनुष्यों में अधिक पाया जाता है। ये धूम्रपान तथा वायु प्रदूषकों के दुष्प्रभाव से उत्पन्न चित्तकारी फुफ्फुसी रोग है। अधिक धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में ये रोग होता है। वात स्फीत शब्द से प्राय है फुफ्फुस में अत्यधिक वायु का होना, यानी क्या होता है, फेफड़ों के अंदर वायु जो है वो अधिक रह जाती है, जितनी हम बाहर निकालते हैं उससे भी ज्यादा वायु फेफड़ों में क्या होती है, रह जाती है। फुफ्फुस अप्रत्याक्ष यानी फेफड़ों के लचीलापन कम हो जाता है। ये सामान्यतः अधिक संख्या में कुप्पिका या वायुकोश की भित्तिकों के समाप्त हो जाने के कारण होता है। देखो क्या होता है, जैसे हमारे ये फेफड़ा है, ये फेफड़ा है ना, तो इसकी स्वस्ति और स्वस्तिका के अग्र सिरे पर ये वायु कुप्पिका होती है। अब ये वायु कुप्पिका जो होती है यहीं पे क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होती है, मतलब CO2 तो ली जाती है और O2 दी जाती है ना, तो ये चीज वायु कुप्पिका। लेकिन ये वायु कुप्पिका की जो परत होती है खत्म हो जाती है धूल और धुएं के कारण, है ना, तो जितनी वायु आउट होनी चाहिए है ना उतनी CO2 बाहर नहीं निकल पाती, तो ये कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, वात स्फीता कहलाती है। ये रोग जो है वो वात स्फीता कहलाता है। छोटी छोटी वायुकोश में बड़ी बड़ी वात स्फीति और कुप्पिकाओं की जगह जो संरचना बन जाती है उन्हें वात स्फीति अवकाशिकाएं कहते हैं। इन बड़ी कुप्पिकाओं की प्रतिष्ठा कम हो जाती है। कुप्पिकाओं की भित्तियों की समाप्ति से कुप्पिकाओं की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जो कुप्पिका एवं रुधिर के मध्य गैस विनिमय को प्रभावित करता है। वैसे ये श्वास वाला जो चैप्टर है उसके अंदर मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है, ये रोग श्वसन वाले में, वहां और आप देख सकते हो, यानी कुप्पिकाएं नष्ट हो जाती है और कुप्पिकाओं की जगह जो बन जाता है वो वात स्फीति काशिकाएं बन जाती है और इनमें क्या भरती रहती है, अतिरिक्त वायु भरी हुई रहती है। नेक्स्ट रोग है मोतियाबिंद। आंखों का ये रोग हमारे देश में अधिक पाया जाता है। इस रोग का प्रमुख कारण कुपोषण होता है। ये रोग वृद्धावस्था में अधिक पाया जाता है। आयु बढ़ने के साथ आंख का लेंस चपटा, घना और भूरा सा हो जाता है। आंखों का जो लेंस होता है वो कैसा हो जाता है, चपटा, घना और भूरा हो जाता है और अपारदर्शी होता है, यानी जिससे प्रकाश नहीं गुजर पाता। प्रकाश नहीं गुजरेगा तो रेटिना पर जो है वो प्रकाश की किरण नहीं पहुंचेगी और हमें वस्तुएं दिखना बंद हो जाती है। इसी रोग को मोतियाबिंद कहते हैं। आजकल इस रोग का उपचार शल्यक्रिया के द्वारा, यानी जो लेंस खराब हो जाता है उस लेंस की जगह नया लेंस लगा दिया जाता है ना, तो ये मोतियाबिंद रोग है। उसके बाद आता है सबलकाय, सबलबाय। आंखों का ये रोग भी बहुतायत में पाया जाता है। कचाप द्रव्य और जलीय द्रव कक्ष में अधिक द्रव्य भर जाने से होता है। नेत्र गोलक के जलीय कक्ष और कचाप द्रव्य में तरल द्रव्य भरा होता है। इन द्रव्यों के दबाव देखो क्या होता है, आपको इसको मैं समझाती हूँ बेटा। दो मिनट सर, देखो क्या होता है, मैं आपको डायग्राम बना के समझा लेती हूँ। उस नेटवर्क की वजह से वो शेयर नहीं हो रहा है। ये हमारी आंख है ना, अब इसमें क्या है, ये इस तरह से लेंस लगा हुआ है, रफ बना रही हूँ मैं। यहाँ पर जलीय द्रव्य भरा रहता है आगे की तरफ और लेंस के पीछे रहता है काचाप द्रव्य, है ना। अब ये काचाप द्रव्य और जलीय द्रव्य जो भरा रहता है इसकी वजह से हमारी आंख पे जो, यानी लेंस प्रॉपर जगह पे लगा हुआ है, ये पुतली जो है आगे वो प्रॉपर जगह पे है,
लेकिन क्या होता है किसी कारणवश जो आंख है उसके अंदर एक द्रव्य, जलीय द्रव्य और जो अचाप द्रव्य है उसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसकी वजह से ये गोला जो है वो कैसा लगेगा आपको, बाहर निकला हुआ रहता है। तो ये स्थिति जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, जो है सबलकाय कहलाती है। तो देखो, हाँ, तो जलीय कक्ष व कचाप कक्ष में अधिक द्रव्य भर जाने से होता है। नेत्र गोलक के जलीय कक्ष कचाप द्रव्य में तरल द्रव्य भरा होता है। इन द्रव्यों के दबाव से नेत्र गोलक की दीवार क्या होती है, फैल जाती है और स्तर अपने अपने स्थान पर बन जाता है। अगर ये द्रव्य अधिक मात्रा में हो तो क्या हो जाएगा, दबाव बढ़ जाता है। इसे सबलबाह्य रोग कहा जाता है। ये रोग में दृष्टि पटल क्षतिग्रस्त हो जाता है जिसके कारण अंधापन आ जाता है। मतलब ये रोग होगा तो क्या होगा, हमारा जो रेटिना होता है जिसपे पिक्चर बनती है, दृष्टि पटल, वो नष्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो आंख के लेंस के आगे और पीछे जो कचाप द्रव्य है वो इस पे ज्यादा दबाव डालते हैं। मात्रा अगर इनकी बढ़ जाती है तो ये रेटिना को नष्ट कर देते हैं और हमें अंधापन आ जाता है। फिर आता है भेंगापन। इस प्रकार का नेत्र दोष कई व्यक्तियों में पाया जाता है। ये दोष नेत्र पेशियों के कारण होता है। हमारे जो नेत्र होते हैं उसमें 6 जो है पेशियां पाई जाती है ना, जैसे ये गोला है हमारे आंख का, ये आंख का गोला है ना, ये इस तरह से 6 पेशियां पाई जाती है बेटा। ये जो इसको हमारी जो ये नेत्र कोटर है, ठीक है, इसके अंदर ये नेत्र गोलक है। तो ये जो गोलक है मैंने वो बनाया है कि 6 पेशियों से इस कोटर के अंदर क्या है, फिक्स है। लेकिन अब इनमें से क्या होता है, कोई भी एक जो पेशी है वो क्या हो जाती है, आकार में या तो छोटी हो जाती है और या बड़ी हो जाती है, जिससे आंख जिससे नॉर्मल लगी हुई है ना उसकी जगह क्या होती है, आड़ी टेढ़ी हो जाती है। तो हम उसको क्या कहते हैं, भेंगापन कहते हैं। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से क्या होता है, ये भेंगापन पाया जाता है। तो पेशियों के कारण होता है। नेत्र पेशियां नेत्र कोटर के अंदर घुमाती है ना, ये पेशियां घुमाने का काम करते हैं। अगर इनमें से एक भी पेशी छोटी या बड़ी हो जाती है तो नेत्र कोटर में झुका हुआ दिखाई देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, भेंगापन कहते हैं। इस दोष को हम शल्य क्रिया के द्वारा क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर 40 है बेटा कंप्लीट होता है। थ्योरेटिकल है, वीडियो जो है बार बार देखकर समझना है ना। यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपके जो है, तो कैंसर इम्पोर्टेंट है, एड्स आपको इम्पोर्टेंट है और मलेरिया का जीवन चक्र, ये 3 टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको क्या किया जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो आप इसको अच्छे से कर लेना। मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगी छोटे छोटे चैप्टर के, उनको आप सॉल्व कर लेना।